भावार्थ रत्नाकरकार के रचयिता श्री रामानुजाचार्य ने लग्नों के आधार पर बड़े ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है। हम बात करेंगे आज वृष लग्न के बारे में। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं भावार्थ रत्नाकर के अनुसार वृष लग्न के फल कथन के बारे में। पहला सूत्र लिखा है, शनि भाग्येश और कर्मेश होने के उपरांत भी योग कारक नहीं होता है, क्योंकि वृष लग्न में नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी शनि होता है, फिर भी इसको योग कारक नहीं बताया गया है। साथ में लिखा है, ये किसी भी प्रकार से भाग्य को प्रदान नहीं करता यदि सूर्य और बुध से युति न करें। यानी शनि को यहां भाग्य आदि का फल प्रदान करने के लिए सूर्य और बुध से युति करनी आवश्यक है। कैसे? वृष लग्न में सूर्य चतुर्थेश होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, और जब यह शनि से युति करता है अर्थात भाग्येश और दशमेश से युति करता है, तो यह केंद्र त्रिकोण संबंध भी हो गया, दो केंद्रों का संबंध भी हो गया। यद्यपि शनि और सूर्य की शत्रुता है, परंतु यहां केंद्र त्रिकोण संबंध होता है या दो केंद्रों का संबंध होता है। चूंकि सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, सूर्य एक राशि का स्वामी होता है, केवल सिंह का, इसलिए सूर्य को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता और उसका संबंध त्रिकोणेश से या दूसरे केंद्रेश से हो तो भाग्य को प्रदान कर सकता है। अब रही बुध की बात। बुध वृष लग्न में द्वितीयेश होता है, धन स्थान का स्वामी, और पंचमेश होता है जहां कन्या राशि होती है, धन स्थान में मिथुन राशि होती है। धनेश और पंचमेश दो धन द्योतक भावों का स्वामी बुध होता है। तो यहां बुध पंचमेश त्रिकोणेश भी हो गया और सूर्य केंद्रेश हो गया, तो यह भी केंद्र त्रिकोण संबंध हो गया और धन का द्योतक है ही, इसलिए धन, भाग्य, कर्म, चतुर्थ यानी स्थायी संपत्ति और पंचम मन की अभिलाषा, आकांक्षा और लक्ष्मी भाव, इनका जो है संबंध धन देगा, भाग्य देगा। शनि अकेला इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि शनि यहां पर नवमेश और दशमेश अवश्य होता है, परंतु शनि एक नपुंसक ग्रह कहा गया है। नवम भाव बाधक भाव होता है, इसलिए बाधकेश भी हुआ। स्थिर लग्न की कुंडली में नवम भाव बाधक होता है, इसलिए इसका संबंध इन ग्रहों से होना आवश्यक है, तो खूब धन और भाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा सूत्र क्या कहते हैं? वृषभ भर्क्षेपि जातस्य राज्ये राहु यदि स्थित है, मकरे गुरु भौमो वा गंगा स्नानम समश्नुते। अर्थात जो है राहु कुंभ राशि में हो, यानी दशम भाव में, जो कर्म स्थान है। दशम भाव शुभ और अशुभ कर्मों का स्थान है। व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे उसका स्थान दशम भाव है। वहां पर शनि की राशि में राहु स्थित होता है। शनिवत राहु, शनि जैसा फल राहु प्रदान करता है।
या फिर मकर राशि में यानी नवम भाव में मंगल बृहस्पति की युति हो तो जातक को गंगा स्नान आदि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का मौका मिलता है। अर्थात रामानुजाचार्य ने धार्मिकता की ओर संकेत किया है गंगा स्नान आदि बोल करके, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी मानी गई है, इसलिए धार्मिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। राहु कुंभ राशि में हो, शनि की राशि में, तो राहु एक वैराग्य का ग्रह है, शनि अध्यात्म का ग्रह है, दशम भाव कर्मों का ग्रह, शुभ और अशुभ कर्म। तो वहां पर राहु जो है वो धार्मिक कार्य करवाता है। मकर में मंगल और बृहस्पति, अब मकर राशि नवम भाव में, वहां पर यदि बृहस्पति होता है तो नीच राशि का होता है। वृष लग्न में बृहस्पति एकादश भाव का स्वामी होता है और अष्टम भाव का स्वामी होता है। अब अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का, अष्टम भाव अध्यात्म का भी होता है और एकादश भाव जो है वो धन का द्योतक होता है। तो ऐसा ग्रह धर्म स्थान में चला जाए भाग्य घर में, मकर में, भले ही वो नीच राशि का हो, क्योंकि मंगल वहां होगा तो मंगल की वो उच्च राशि होगी तो बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और मंगल वृष लग्न में सप्तमेश होता है और द्वादशेश होता है। सप्तमेश केंद्रेश और द्वादशेश यानी व्यय का भाव, खर्चों का भाव। जो मंगल खर्चे कराता है वो धर्म स्थान में जाके मंगल धार्मिक कार्यों में व्यय करवाता है। साथ में बृहस्पति अष्टमेश होता है तो गूढ़ विद्याओं में, पौराणिक विद्याओं में या अध्यात्म में, धर्म में व्यय होता है। वहां पर इन दोनों की युति बहुत ही अच्छी मानी गई है। बृहस्पति स्वयं एक ज्ञान का ग्रह है, मंगल कर्मठता का ग्रह है। मंगल सप्तमेश भी है, व्ययेश भी है। यह कर्मठता देता है, अर्थात ये कदम उठवा देता है। किस प्रकार का? धर्म का। तो ये भाव है यहां पर। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहा गया है कि चंद्रमा यदि सिंह राशि में हो और बृहस्पति व बुध से दृष्ट हो तो बहुत धन आदि देता है। अब चंद्रमा सिंह राशि में अर्थात चतुर्थ भाव में, सूर्य की राशि में, और चंद्रमा तृतीयेश हो गया और उसको बुध और बृहस्पति देखें तो बुध तो दशम भाव में स्थित होकर देख सकता है चंद्रमा को, और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, इसलिए वो कई जगह से देख सकता है। तो अब हम ये देखें कि चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि यानी धन भाव के स्वामी की दृष्टि, पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि चंद्रमा से तृतीयेश पर, और साथ में बृहस्पति यानी अष्टमेश की दृष्टि और एकादशेश की दृष्टि होती है। तो बृहस्पति भी या तो कुंभ में स्थित होकर देखे और या अष्टम भाव में स्थित होकर देखे नवम दृष्टि से, या फिर वो पंचम दृष्टि से देखे जो व्यय भाव है वहां पर स्थित होकर देखे। तो जब वो व्यय भाव में होकर देखेगा तो बृहस्पति का वहां पर विपरीत राजयोग बन जाएगा। जब वो अष्टम भाव में स्थित होकर देखेगा तो कहीं न कहीं से बृहस्पति पर पाप प्रभाव हो ही जाता है, तो वहां भी विपरीत राजयोग बन सकता है। और जब वो दशम भाव में स्थित होकर देखेगा कुंभ के अंदर शनि की राशि में, तो बृहस्पति की दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर होने से गजकेसरी योग बनेगा। और अब देखिए बहुत धन आदि देता है। कैसे? बुध धन भाव का स्वामी ग्रह है और पंचम भाव का स्वामी ग्रह है, तो धन से संबंध हो गया।
और बृहस्पति धन का कारक है, इसलिए धन से संबंध हो गया। चंद्रमा की बात यह है कि चंद्रमा है पराक्रमेश, पराक्रम करवाता है धन के लिए, यह अर्थ है। केंद्र में आ गया चंद्रमा, इसलिए तो बहुत धन आदि देता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र, मंगल सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में शुभ फलदायक होता है। मंगल स्वयं राशि होगी वो सप्तम में। सूर्य और शनि मीन राशि में युति करें तो दीर्घायु देते हैं। सूर्य और शनि, पहले मंगल की बात करते हैं। सप्तम भाव में मंगल वृश्चिक राशि में जो है शुभ फलदायक बताए गए। कैसे? चूंकि यह द्वादशेष भी होता है, इसके मूल त्रिकोण राशि मेष द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव के स्वामी को अपनी इतर राशि का फल प्रदान करना होता है, यानी दूसरी राशि का फल प्रदान करना होता है, ये नियम है। तो मंगल को फल प्रदान करना है वृश्चिक राशि का, और वृश्चिक राशि में मंगल स्थित है, वहां पर वो रोचक नाम का योग बनाता है, अपनी स्वयं राशि में है, केंद्र में है, तो ऐसा मंगल बहुत ही शुभ फलदायी हो जाता है। दैनिक रोजगार का भाव भी है, तो व्यक्ति खूब काम करता है और निरंतर लगा रहता है और शुभ फलदायी मंगल होता है। आगे ये बताया गया है कि सूर्य और शनि मीन राशि में हो, युति करे तो दीर्घायु देते हैं। प्रिय दर्शकों, मीन राशि एकादश भाव में है, और पहले हम शनि की बात करें। शनि इस कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में नवमेश और दशमेश होता है। नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, और यह शनि मीन राशि में स्थित हो जाए, और साथ में क्या है कि सूर्य और शनि मीन राशि में। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य चतुर्थेश है। अब चतुर्थेश और भाग्येश का योग या चतुर्थेश और दशमेश का योग यहां पर है, यद्यपि एक दूसरे के शत्रु हैं वो, परंतु शनि आयु का कारक ग्रह होता है, और ये जो उपचय भाव है इसके अंदर शनि स्थित होकर अच्छा फल प्रदान करता है आयु का। और यहां पर सूर्य जो होता है वो एक लग्न की भांति कार्य करता है, इसलिए दीर्घायुष्य देगा। अगला सूत्र है बृहस्पति और बुध की युति या दृष्टि, परस्पर दृष्टि धनयोग बनाती है। अब बृहस्पति और बुध का संयोग हो, युति हो, दृष्टि हो, क्योंकि जैसे पहले बताया जा चुका है, बुध जो है धन स्थान का स्वामी है, पंचम स्थान का स्वामी है, जो धन और लक्ष्मी यानी धन का पूर्ण द्योतक हो गया। और बृहस्पति जो है वो एकादशेश हो गया, जो इनकम करवाता है, जो लाभ भाव है, और बृहस्पति धन का कारक ग्रह भी है। तो ये तो धन योग बनाएगी, और अच्छे स्थान में बैठने पर तो और बढ़िया धन योग, अच्छा धन योग प्राप्त होता है, खूब मात्रा में, प्रचुर मात्रा। अगला सूत्र है बृहस्पति बुध की युति या परस्पर दृष्टि धन योग बनाती है, तो बताया गया, परंतु यह बताया गया कि साथ ही यदि इन पर मंगल ग्रह का प्रभाव हो तो विशेष धन प्राप्त नहीं होता है। अब कहीं से भी कैसे भी मंगल की दृष्टि हो जाए इनके ऊपर, या मंगल की युति हो जाए, तो विशेष धन योग नहीं होता है। इसका कारण यह है, एक तो बुध का विरोधी है मंगल, दूसरा मंगल द्वादशेष होता है, इसलिए मंगल का इनके ऊपर प्रभाव जो है वो, मंगल एक हिंसात्मक ग्रह होता है, उग्र प्रकृति का ग्रह होता है। बृहस्पति एक अति शुभ ग्रह होता है, बुध भी एक शुभ ग्रह होता है। तो मंगल यदि वहां हो जाए तो बुध कार्य नहीं कर पाएगा, और बृहस्पति को अष्टमत्व दोष भी लगता है, वो अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए ये दोनों ग्रह ढंग से अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके ऊपर मंगल का जो प्रभाव है
वो विशेष धन योग नहीं बनाता, कुछ मात्रा में बनाता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र है बृहस्पति बुध और मंगल की युति होने पर बुध की दशा ऋण देने वाली होगी। अब जैसे बताया गया है कि मंगल की युति इनके साथ हो तो विशेष धन योग तो नहीं होता, लेकिन बुध की दशा ऋण देने वाली। अब बुध की दशा ऋण देने वाली कैसी होगी? क्योंकि बुध धन स्थान का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है। बुध को फल करना है अन्य ग्रहों का जो उसके साथ स्थित हैं, जैसे बृहस्पति और मंगल का। बृहस्पति एकादश भाव का स्वामी ग्रह है, जो लाभ भाव भी है, ऋण भाव भी है। ऋण भाव इसलिए छठे से छठा भाव है, वो छठा भाव ऋण का होता है और वो छठे से छठा है। भावात भावम के सिद्धांत से बृहस्पति भी ऋणदाता हो गया, तो इसलिए वो धन का कारक भी है और वो एकादश का स्वामी भी है, तो धन तो देता है लेकिन ऋण के रूप में देता है, क्योंकि इन पर मंगल का प्रभाव हो गया। मंगल का तो प्रभाव हो गया क्योंकि मंगल द्वादशेष भी है, परंतु बुध की दशा ऋण देने वाली इसलिए हुई कि बुध है धन का देने वाला, लेकिन वो मंगल से, बृहस्पति से प्रभावित होकर धन देगा, उनका फल करेगा। वो बुध को वैसे भी एजेंट बताया गया है, तो उनका फल करना है, तो ऋण के रूप में धन की प्राप्ति होती है। अब अगला सूत्र जो है वो ये है कि यदि बुध केंद्र में स्थित हो तो जातक को अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करता है। बुध यदि केंद्र में स्थित हो तो बृहस्पति की दशा मिश्रित परिणाम देती है, जबकि मंगल की दशा धनदायक होगी। बुध केंद्र में स्थित हो, इसका तात्पर्य यह है कि बुध यहां पर धनेश और त्रिकोणेश है, पंचमेश, तो पंचमेश का केंद्र में स्थित होना शुभ फल प्रदान करने वाला होता है और निश्चित रूप से होता है। एक और कारण इसका कि बुध जो है वो धनेश भी है, पंचमेश भी है, तो धनेश होने से बुध को अपनी इतर राशि, दूसरी राशि का फल करना है पंचम भाव का, इसलिए त्रिकोण का फल ज्यादा करेगा, इसलिए केंद्र में स्थित होकर खूब शुभ परिणाम देगा, धनादि देगा। अब यहां है कि बृहस्पति की दशा मिश्रित परिणाम देती है। मिश्रित कैसे? बृहस्पति की दशा जब आती है तो ये अष्टमेश भी है, चूंकि ये एकादशेश भी है, लाभेश भी, तो धन तो देगी और अति शुभ होता नहीं है, अष्टमत्व दोष इसको लगता है, इसलिए वो उसकी दशा मिश्रित परिणाम ही देती है, यानी न अधिक अच्छा न अधिक बुरा। बताया गया कि मंगल की दशा धनदायक होती है यहां पर, तो इस वृष लग्न की कुंडली में मंगल की दशा धनदायक कैसे? जबकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि द्वादश स्थान में है और ये सप्तम भाव का स्वामी ग्रह भी है। अब मंगल की जब दशा आती है तो इसको अधिक फल 12वें घर का करना चाहिए ना, मूल त्रिकोण राशि का अधिक फल करना चाहिए, परंतु ये रोजगार भाव का स्वामी भी है जो सप्तम भाव है, तो ये रोजगार देगा और 12वें का स्वामी है, तो मंगल की दशा धनदायक इसलिए होती है कि रोजगार देगा, बाहर से रिलेटेड देगा, दूर दराज से रिलेटेड रोजगार मिलेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, रोजगार तो वो देगी दशा। और रोजगार जब होता है तो धन की प्राप्ति भी होती है और बाहर से होती है, क्योंकि मंगल को अपनी दूसरी राशि का फल प्रदान करना है जो वृश्चिक राशि, इसलिए बताया गया। अगला सूत्र है बुध और शुक्र लग्न में हो और बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो बुध अपनी दशा में उच्च कोटि का योग फल प्रदान करता है। बुध और शुक्र लग्न में हो और बृहस्पति सप्तम भाव में, तो बुध लग्न में होगा तो अपनी मित्र राशि में होगा, शुक्र की राशि में, धनेश और पंचमेश। शुक्र यदि लग्न में होगा तो स्वयं राशि में, अपनी राशि में होगा। यद्यपि वृष लग्न में शुक्र जो है वो षष्ठेश भी होता है, छठे घर का स्वामी, परंतु
जब ये लग्न में ही स्थित हो जाए तो ये लग्न का फल प्रदान करेगा। तो लग्न का फल प्रदान करेगा बुध के साथ स्थित होकर के, धनेश और पंचमेश के साथ स्थित होकर के। लग्न को स्वयं को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है। तो ऐसे ग्रह का संबंध यदि पंचमेश से होता है, त्रिकोणेश से, और दोनों मित्र हैं, तो ये दोनों वहां स्थित हो गए। अब बताया गया कि और बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित हों। तो बृहस्पति का सप्तम भाव का तात्पर्य ये हुआ कि वो एकादशेश है, अष्टमेश भी है, परंतु अष्टमेश अपनी राशि से, अपने भाव से द्वादशस्थ है, 12वें में स्थित है। बृहस्पति यहां अपनी धनु राशि से 12वें घर में स्थित है, तो धनु राशि की हानि करेगा, यानी अष्टम भाव की हानि करेगा। अब अष्टम की हानि जब ये करता है, इसका मतलब अनिष्ट की हानि, यानी शुभ फल प्राप्त प्रदान होना। तो ये एकादशेश है और केंद्र में स्थित है और दृष्टि इनकी पड़ती है इनके ऊपर। तो ये जो संयोग है ये बहुत ही अच्छा संयोग है। और यहां लिखा हुआ है कि बुध अपनी दशा में उच्च कोटि का योगफल प्रदान करता है। अब बुध को शुक्र का फल प्रदान करना है और बृहस्पति का फल प्रदान करना है प्रभावित होकर के। तो बुध की जब दशा आती है तो इन दोनों से प्रभावित होकर के अच्छा योग बनाता है और बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। तो बुध अपनी दशा में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है, प्रोग्रेस होती है। इसके आगे यदि मंगल और शुक्र लग्न में हो, मंगल और शुक्र लग्न में हो और बृहस्पति मकर राशि में हो, तो बृहस्पति और मंगल दोनों की दशा में भाग्य वृद्धि होगी। मंगल और शुक्र लग्न में, शुक्र स्वयं अपनी राशि में, स्वयं राशि में, लग्न में हो जाएगा। बात रही मंगल की, केंद्रेश होकर लग्न में होगा तो सीधा सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव को वो देखेगा, केंद्रेश है, शुक्र लग्नेश है, मंगल एक कर्मठ ग्रह है, ये फोर्स से काम करवाने वाला ग्रह है, तो लग्न को प्रभावित करेगा, फोर्सफुली कर्मठता करके। रोजगार भाव का मालिक है, काम धंधा ऐसा देगा जो शुक्र को करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया काम धंधा और कर्म, कर्म करने की बात। अब कहते हैं कि बृहस्पति मकर राशि में हो, तो बृहस्पति यदि नवम भाव में होगा मकर राशि में, तो एक तो वो नीच राशि तो है ही उसकी, खैर, लेकिन उस बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी इन दोनों ग्रहों के ऊपर, मंगल पर और शुक्र पर, इनकी दृष्टि पड़ती है। तो कहते हैं कि भाग्य वृद्धि। तो भाग्य वृद्धि यहां क्यों बताई गई है? बृहस्पति यदि मकर राशि में होता है तो वहां तो स्थान हानि करेगा वो, तो फिर भाग्य वृद्धि क्यों बताई गई? परंतु यहां यह बताया गया है, इसका अर्थ यह है कि बृहस्पति चूंकि एकादशेश है, वो नीच राशि में अवश्य है। किसी ग्रह का नीच राशि में होना केवल बल में कुछ कमी तो लाता है, अन्य प्रक्रियाओं से यदि षड्बलों में वो बलवान हो तो अच्छा फल देता है। तो ये एकादशेष होकर भाग्य में स्थित होता है, मंगल केंद्रेश होकर लग्न में स्थित होता है। तो इस बृहस्पति की वहां पर शुभ दृष्टि पड़ जाती है, लाभ भाव का मालिक है वो, इसकी दृष्टि इन पर पड़ जाएगी, कर्मठ ग्रह के ऊपर, रोजगार भाव के स्वामी पर, लग्न के ऊपर। तो वो इन दोनों ग्रहों को लाभ प्रदान करने की स्थिति में होगा, इसलिए बताया गया। और बृहस्पति की दशा में भी और मंगल की दशा में भी होगा। अगले श्लोक में है कि यदि शनि, बुध और मंगल मकर राशि में नवम भाव में स्थित हो और दशम भाव में कुंभ राशि में राहु स्थित हो, तो मंगल और राहु की दशाओं में गंगा स्नान आदि धार्मिक फल प्राप्त होता है। तो शनि धर्मस्थान का स्वामी होकर धर्मस्थान में यानी भाग्य घर में अपनी राशि में, और बुध जो है वो अच्छे कर्मों का ग्रह है, धनेश और पंचमेश वो भी वहां पर। बुध जो है स्वभाव स्थान का स्वामी भी है, ये द्वितीय भाव, और पंचम भाव आत्माओं का होता है, मन इच्छाओं का होता है, वो भी है। तो ये दोनों ग्रह वहां पर इकट्ठे हो गए और मंगल वहां पर उच्च राशि में हो गया। तो मंगल वहां पर द्वादशेश भी है और सप्तमेश भी है, तो वहां पर जो स्थित हो गया मंगल, अर्थात
धार्मिक कार्यों में खर्चा होगा, व्यय होगा। अब बताया गया कि राहु दशम भाव में, शनि की राशि में राहु, शनि की राशि में दशम भाव में वह राहु स्थित हो, तो राहु को तो शनि का फल करना है, अच्छा फल प्रदान करना है। राहु खुद वैराग्य का ग्रह होता है। कर्म स्थान के अंदर राहु इस प्रकार के कर्म देंगे। और यहां बताया गया कि मंगल और राहु की दशाओं में, तो मंगल की दशा जो आएगी, तो मंगल कर्मठ ग्रह है, वो फोर्स से कोई काम को कराता है और वो खर्चा भी कराएगा, तो वो करा देता है उन दोनों ग्रहों को, शनि और बुध को काम। तो मंगल की दशा में इसलिए फल मिलेगा, राहु की दशा में इसलिए वो कर्म स्थान में है, इसलिए फल मिलेगा। तो ये बताया गया इसमें। आगे बताया गया कि यदि चंद्रमा और शुक्र तुला राशि में हो, एकादश भाव में मीन राशि में बृहस्पति और बुध हो, तो बृहस्पति की दशा धनदायक होती है। चंद्रमा और शुक्र तुला में होता है, शुक्र चूंकि लग्नेश भी होता है और षष्ठेश भी होता है, छठे घर में स्थित शुक्र जो है छठे घर का फल प्रदान करता है। अब चंद्रमा उसका शत्रु ग्रह वहां पर आ जाए, तृतीयेश है, ये तृतीयेश अच्छा नहीं माना जाता, और चंद्रमा शुक्र का शत्रु भी है, वहां पर शुक्र के साथ चंद्रमा स्थित होगा, तो एक तो वो शुक्र को पीड़ित करेगा, दूसरा वो छठे घर को पीड़ित करेगा। तो छठा घर पीड़ित होना, इसका तात्पर्य विपरीत राजयोग, और छठा घर तो हानि का होता है, इसलिए वो पीड़ित होना अच्छा ही है, नेगेटिव होता है। तो एक तो ये स्थिति। और एकादश भाव में मीन राशि में बृहस्पति, अब बृहस्पति 11वें घर का मालिक, लाभ भाव का मालिक होकर लाभ भाव में स्थित होगा, तो वहां पर उस भाव की वृद्धि तो वो करेगा, अपनी स्वराशि में है वो, तो वहां वो धनदायक होता है। बृहस्पति धन का कारक भी होता है, कारक भावना से वाली बात नहीं है, वहां वो धनदायक होगा अपनी राशि में, स्वराशि में। तो अब क्या होता है कि शुक्र जितना निर्बल होगा उतना ही बृहस्पति पावरफुल होगा, फल देने में सक्षम होगा। तो शुक्र को चंद्रमा ने निर्बल कर दिया, छठे को और शुक्र दोनों को निर्बल कर दिया, बृहस्पति वहां फल दे पाएगा, इसलिए धन आदि की खूब वृद्धि होती है। और बृहस्पति के साथ में बुध भी है। अब बुध धन भाव का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है, ये दोनों मिलकर धन प्रदान करेंगे। इससे आगे बताया गया है कि शुक्र की दशा में धन और भाग्य में खूब वृद्धि होती है। शुक्र लग्नेश है, षष्ठेश भी है, परंतु शुक्र की दशा जब भी आती है तो लग्नेश का षष्ठेश का दोनों को फल मिलना होता है। अब शुक्र कहीं भी स्थित हो, केवल कुछ अनिष्ट भावों को छोड़कर शुक्र कहीं भी स्थित हो, अच्छा फल तो देगा, क्योंकि एक तो ये लग्नेश है, एक ये भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह है, तो उसकी दशा में धन और भाग्य की वृद्धि होगी। अगला श्लोक देखिए, वृष लग्न में स्थित चंद्रमा कोई विशेष धन योग नहीं बनाता। लग्न में ही, वृष लग्न में ही चंद्रमा स्थित हो जाए तो तृतीयेश का वृष लग्न में उच्च राशि भी है, परंतु वहां एक तो तृतीयेश है चंद्रमा जो अशुभ भाव का स्वामी है, दूसरा लग्न का शत्रु है, तो वहां पर कोई विशेष राजयोग नहीं बनाता, थोड़ा बहुत कोई धनयोग बनाता है, विशेष धनयोग नहीं बनाता, ये बताया गया। इसके अलावा बताया गया कि यदि चंद्रमा वृष लग्न के अलावा किसी भी लग्न की, किसी भी राशि का लग्न हो, उसमें यदि लग्न में स्थित हो जाए वृष लग्न के अलावा, तो जातक बहुत भाग्यशाली बनता है। अब इसका क्या कारण है कि कोई भी लग्न हो वृष लग्न के अलावा, तो चंद्रमा स्वयं एक लग्न की भांति कार्य करता है। यहां क्यों नहीं किया? यहां केवल इसलिए नहीं किया कि वो शत्रु राशि है चंद्रमा की, तो तुला राशि में भी वो नहीं करेगा, कम करेगा, बहुत कम करेगा। तुला राशि में कुछ कार्य करेगा, वो इसलिए कि वहां पर वो दशमेश बनेगा, कर्म स्थान का स्वामी, इसलिए कुछ कार्य करेगा। बाकी अन्य लग्नों में भी कार्य करेगा एक लग्न की भांति, परंतु यहां नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर वह चंद्रमा लग्न को पीड़ित करता है। तो जब लग्न पीड़ित होता है तो शुक्र जो है वो लग्न का फल तो प्रदान अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, लेकिन वो छठे घर का फल प्रदान कर पाएगा, इसलिए छठा घर नेगेटिव है, इसलिए वहां पर चंद्रमा अच्छा नहीं बताया गया। तो प्रिय दर्शकों, भावार्थ रत्नाकर ने बड़ी सुंदर ढंग से रामानुजाचार्य ने वर्णन किया है। हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगे।
तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें, कमेंट भी करते रहें। आज इतना ही, नमस्कार।